नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कच्छ के दौरे पर हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने खारे पानी को शुद्ध करने वाले ऐसे प्लांट की नींव रखी है जो 8 लाख लोगों को फायदा देगी। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की भी आधारशिला प्रधानमंत्री ने कच्छ में रखी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कच्छ दौरा गुजरात से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे किसानों को संदेश देने का रहा है। एक और उन्होंने बॉर्डर इलाकों में रहने वाले सिख किसानों से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी तरफ कच्छ से प्रधानमंत्री ने किसानों से कृषि कानूनों पर सारे भ्रम दूर करने के लिए संवाद की फिर से अपील की है। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि जब प्रधानमंत्री कृषि कानूनों पर दो टूक राय रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी भी डटे हुए हैं और उनके तेवर भी सख्त हो रहे हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कच्छ से किसान सम्मान, क्या निकलेगा समाधान? इस पर यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूं तो मौका था गुजरात के कच्छ में विकास की नई परियोजनाओं के उद्घाटन का, कभी भूकंप से तबाह हुए कच्छ की बदली हुई सूरत को दिखाने का। लेकिन कच्छ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश किसानों के नाम रहा। उन किसानों के नाम जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर 20 दिनों से जमे बैठे हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। कच्छ की बदली हुई तकदीर एक राजनेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान है और इसीलिए जब वो आंदोलनकारी किसानों को कच्छ से संदेश दे रहे हैं तो ये बेहद अहम है। कच्छ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सिख किसानों से हुई। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन में पंजाब के सिख किसान सबसे आगे हैं। एक ओर किसानों से संवाद की पीएम की कोशिश है, तो दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा है। क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। वैसे आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, लेकिन आंदोलनकारियों और उन्हें समर्थन दे रहे नेताओं के तेवर भी सख्त हैं। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने तो बीजेपी पर देश में बंटवारे का आरोप लगा दिया है। अफसोस इस गल दा कि हुण देश नूं ते सूबे नूं धर्म ते पाण दी कोशिश करी है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ गैंग बीजेपी है। बहरहाल किसानों पर मची आर पार के बीच अब लड़ाई किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की है। अगर आंदोलनकारी कह रहे हैं कि कानूनों के वापस होने तक प्रदर्शन बंद नहीं होंगे, तो एक तरह से सरकार भी अडिग दिखती है। कच्छ से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्छ मॉडल से मान जाएंगे किसान, या विपक्ष जिस बात का दावा कर रहा है और किसान जैसे अडिग हैं उससे कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिरोमणि अकाली दल जो लगातार बीजेपी पर इस पूरे मुद्दे पर हमला कर रहा है, परविंदर सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता अजय उमाद जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गोपी मयार हमारी संवाददाता कुछ देर में हमारे साथ गुजरात के कच्छ से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, आपका रुख करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार किसानों को समझाने की बात तो कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 1.5 दशक में ही कैसे गुजरात में किसानों के जीवन स्तर में
बेहतरीन परिवर्तन लाने का काम उनकी सरकार ने किया था वहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और अब तो शिरोमणि अकाली दल के नेता भी कहने लगे हैं, सुखबीर बादल बोल रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप लोग हैं जो किसानों के हित में फैसला नहीं ले रहे। कैसे जवाब देंगे? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बात कही, मैं समझता हूं बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ही किसान का हित हो, ये रहा है। और ये केवल कहने की बात नहीं है। एमएसपी लागू करना हो या जो बड़े बदलाव दशकों से कोई सरकार इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति थे वो करने नहीं देते थे, उसको करके अगर किसी ने दिखाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। और आप भी ये मानेंगी चित्रा जी कि 6 दौर की बातचीत हुई है। कृषि मंत्री जी ने अभी भी कहा है कि हम बातचीत करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। उसके बाद जब पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि कौन से प्रावधानों से दिक्कत है, तो वो नहीं बताते हैं, बल्कि हमारी सरकार एक प्रस्ताव भेजती है। और उसके बाद जो 2-3 भ्रम फैलाए जाते हैं, पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस हो जाएगा। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य को हमने स्वामीनाथन जी की सिफारिश पे 1.5 गुना किया, उसको हम वापस नहीं करेंगे, वो बना रहेगा। फिर इन्होंने कहा मंडी खत्म हो जाएगी। हमने ये भ्रम भी दूर किया कि ये जो नए कानून आए हैं ये एक और विकल्प, एक और नया बाजार किसान को देते हैं। मंडियां की यथास्थिति बनी रहेगी, जमीन चली जाएगी किसानों की। तो मैं कहता हूं कानून पढ़िए, क्या कहता है सेक्शन 8, सेक्शन 15 अरे वो कानून पढ़कर ही तो अपना विरोध जता रहे हैं गौरव भाटिया। सवाल तो यही है ना, अब आप लोगों की ओर से कई बार उन पर टिप्पणी की जाती है कि वामपंथी दल उसमें घुस आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, किसानों को लेकर तमाम नेता अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं। तो इससे सवाल तो खड़े होंगे ना कि किसानों को आप लोग इस नजर से देखते हैं या वास्तव में समाधान की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती है। मैं इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन एक बार गुजरात के कच्छ का रुख करते हैं। आपको बता दें कि वहां पर सनसेट का वक्त भी हो रहा है, बेहद खूबसूरत दृश्य होता है इस समय का, और उसी को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं। गोपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, और प्रधानमंत्री का अब अगला कार्यक्रम कच्छ का क्या है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री फिलहाल यहां से निकल चुके हैं, अब सीधा जाएंगे सफेद रण के अंदर। सफेद रण में जब सनसेट होता है तो वो नजारा बेहद दिल लुभाने वाला होता है। जब सनसेट होता है, पूरा नमक का रण है, सफेद रण इसे कहा जाता है, और वहां पे सनसेट होना मानी एक पूरी तरीके से जैसे चांदनी जमीन पे फैली हुई हो वैसा दिखता है। वो नजारा देखने के लिए प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होगा, जो गुजरात के लोक संगीत के कलाकार है उनके जरिए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। वहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे। करीब 30 मिनट का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो गुजराती गायक है ओस्मान मीर और गीता रबारी, ये दोनों का कार्यक्रम यहाँ पे होगा और उसे प्रधानमंत्री उसका लुत्फ उठाएंगे। और करीब 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, मैं चाहूंगी जल्दी से एक बार पीछे की तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए, किस तरह से वहां पर जो आधुनिक टेंट है वो बनाए गए हैं। और यहां पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कच्छ में चूंकि विकास का कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन उस जगह की खूबसूरती के मद्देनजर इसको ऐसा डेवलप किया कि वहां पर न सिर्फ देश से लोग जाते हैं बल्कि विदेशों से भी लोग इस सनसेट को, नजारे को देखने के लिए जाते हैं। इस टेंट में जो गोपी के पीछे आप देख रहे हैं वहां पर रहने के लिए, समय गुजारने के लिए जाते हैं। जरा तस्वीरें जल्दी से दिखा दीजिए गोपी। बिल्कुल, मैं हमारे कैमरामैन को कहूंगी कि वो ये नज़ारा दिखाए, क्योंकि ये नज़ारा बेहद सुंदर है। ये पूरा टेंट सिटी यहाँ पे बनाया गया है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टेंट सिटी जो 3 महीने के लिए लगता है कच्छ के इस रण में, इसे बनाने के लिए 2 महीने का वक्त लगता है। और यहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही जो गुजरात का कल्चर है, अगर यहाँ पे आते हैं तो गुजरात के अलग अलग गाँव, क्योंकि गुजरात में अगर उत्तर गुजरात में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अलग है, सौराष्ट्र में जाते हैं तो वहां की परंपराएं अलग है, और दक्षिण में जाते हैं तो वहां का आदिवासी कल्चर अलग है। तो वैसे में ये सारी चीजों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश टेंट सिटी के अंदर की गई है। जो लोग हैं, जो सांस्कृतिक म्यूजिक है वो आपको सुनने को मिलेगा। और सबसे दिलचस्प हमारी जब बात हो रही थी तो ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006-7 में इसकी शुरुआत की थी, जब वो काड़ो डूंगर, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर ये काड़ो डूंगर आया हुआ है,
वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा था कि ये इतना चमक रहा है, ये क्या है। तब किसी ने बताया ये सफेद रन है, जो नमक का रन है। यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि ये टूरिज्म बनेगा, यहाँ पे लोग आएंगे। और उसके बाद इस जगह को डेवलप किया गया। महज 50 टेंट के जरिए इसकी शुरुआत की गई। आज 500 टेंट यहाँ लगते हैं, तब भी लोगों को बुकिंग नहीं मिलती है। तो ये बेहद दिलचस्प है। और जो लोग हैं, जो टूरिस्ट है, विदेशों से आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है, जो सफेद रन है, वो चांदनी रात में बेहद सुंदर लगता है। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन ने भी कहा था, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यकीनन इसके जरिए गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट करने का काम भी वहां की सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन एक तरफ गोपी जो टेंट दिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली बॉर्डर पर टेंट लगे हुए हैं किसानों के, इन दोनों को लेकर ही अपने अलग अलग तरह के सवाल हैं, जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। गोपी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी, एक संक्षेप में टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी और उसके बाद मैं तुरंत आती हूं परविंदर सेठी जी आपके पास। दरअसल देखिए, 20वां दिन है आज किसानों का, जो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। तीनों कानूनों को आप वापस नहीं लेते। एमएसपी को कानूनी अमलीजामा अगर सरकार नहीं पहनाती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी के दाम अगर तय नहीं करती है, इसके अलावा भी कई उनकी मांगे हैं, तब तक वो नहीं डिगने वाले हैं। क्या करेगी सरकार ऐसे में? कब तक वो वहां पर बैठे रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, सिर्फ चूंकि वो 2 से 3 राज्यों के हैं, इस बात को बार बार कह के उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार? चित्रा जी, एक मांग और थी, मांग नंबर 6, जो मीडिया ने दिखाई थी, कि एक किसान का नाम है उमर खालिद और एक और किसान है जिसका नाम है शर्जील इमाम। इन्होंने बेशक देश विरोधी गेहूं बोया है और नफरत की दाल ये उगाते हैं। आप मुझे बताइए, इनको छोड़ देना चाहिए, जिनकी वजह से 55 लोगों की जानें चली गई। हम किसान से बातचीत करेंगे चित्रा जी, लेकिन इनको आप छात्र बताओ तो ये छात्र नहीं है, ये नफरत और देश विरोधी गतिविधियों के अध्यापक हैं और इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। और चित्रा जी, कल एक नारा और लग रहा था, लेफ्ट की कुछ महिलाएं थी जो नारा लगा रही थी, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। मैं पूछना चाहता हूं, विरोध प्रदर्शन का हक तो दिया है संविधान ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के नारे लगाना, क्या ये विरोध प्रदर्शन है? और दूसरी बात, टिप्पणी ले लेती हूं। परविंदर सेठी जी, शिरोमणि अकाली दल तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बीजेपी को संबोधित कर रही है, लेकिन जिस तरह के नारे वहां पर लगाए और गढ़े जा रहे हैं, क्या किसानों के ये नारे हैं या वास्तव में ये आंदोलन अपने असल मुद्दे से भटक गया है? देखिए, बड़ी हैरानी होती है मुझे, देश के पूरे देश के जो किसान हैं, जो किसान नेता संगठनों के नेता हैं, ही पढ़े लिखे और बड़े सूझवान हैं। और ये संसार का इतना बड़ा प्रदर्शन है और ऑर्गेनाइज प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, अगर उसके अंदर आके कोई असामाजिक तत्व कोई इस तरह की घटना का रूप देता है, क्योंकि किसान एक दूसरे को जानते नहीं है, वो परिवार नहीं है, बीच में कोई अपना माइक लेके कोई ऐसी बात करता है या प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बात करता है, हम उस बात का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन आप किसान की बात कीजिए, जो किसान 3 महीने से पंजाब में रेल की पटरियों पे बैठा, फिर उसने प्रोटेस्ट करने के लिए कहा, मैं रामलीला मैदान आना चाहता हूँ, मैं जंतर मंतर आना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर टीयर गैस छोड़ी जाती है, खाइयां खोद दी जाती है। वो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। वो सारी हर्डल पार करके जब दिल्ली आके सारे बॉर्डर सील कर देता है, तो जो देश के जो हमारी सरकार है उनसे वार्ता करती है। सरकारों की जो किसान है उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। देखिए, हम जो बीजेपी के प्रवक्ता या नेता है, बहुत चालाकी से उस चीज को चेंज कर देते हैं। हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, वो कहते हैं हम खाना खा के आए हैं। वो कह रहे हैं हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, हमें इसे कानून के रूप में चाहिए। तो कहते हैं एमएसपी कल भी थी, एमएसपी आज भी है, लेकिन एमएसपी अब तक कानून के दायरे में था क्या कि जिसको बीजेपी ने हटा दिया है और उसको लेकर विरोध हो रहा है? अब तक उनकी तो किसानों की डिमांड है जी, ये किसानों की डिमांड है मैडम। एमएसपी आज तक पूरे देश में किसान एमएसपी सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, जहां पे मंडी का जो बेस्ट वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सिस्टम है मंडीकरण का, वहां पे 6% के करीब मिली है। बाकी बिहार में, दूसरे प्रदेशों के अंदर सरकार बोल रही है कि हर चीजें कानून के दायरे से ही नहीं संचालित होती, बहुत सारी चीजें प्रशासनिक अधिकारी और उनके आदेशों से भी संचालित होती हैं।
लिखित में देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी तो परविंदर सेठी जी 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव दिख रहा है ना, जहां पर शिरोमणि अकाली दल इस समय हिली हुई है। इसी वजह से आप लोगों का भी ये विरोध है जो बीजेपी आरोप लगा रही है। बात का उत्तर दे दूं जी। ना पार्टी बड़ी होती है, ना व्यक्ति बड़ा होता है, सबसे बड़ा देश होता है और देश से बड़े देशवासी होते हैं। जो चीज देशवासियों के हित के लिए, जो देशवासियों की आवाज है, जो एक धरना प्रदर्शन, एक क्रांति, इनकलाब का रूप ले चुका है, आपको जनादेश की आवाज को सुनना पड़ेगा। आपका ये तानाशाह रवैया, आपका ये अड़ियल रवैया, आपको मैं बता दूं, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप अपने कॉर्पोरेट हाउसेस को बेनिफिट देने के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस से आपके क्या एग्रीमेंट हो गए? आपने जितने सरकारी अदारे हैं, बड़े बड़े, थोड़ा समय दे, मेरी बात 1 सेकंड की बात करिए, जिनको बेच कर लीजिए परमिंदर, देश की 60%, 10 सेकंड की बात है, जो 60% इकोनॉमी है वो किसानी में है, उसको कैप्चर करने के प्राइवेट कंपनियां जो परविंदर सेठी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसानों के साथ भावनात्मक तौर पर देश का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के साथ हर लोग, यही तो सरकार भी बोल रही है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए आधुनिक रूप से कृषि को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये कृषि कानून लेकर आए हैं। और कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए। पीएम मोदी भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बात करते हैं, वाराणसी जाते हैं, यहाँ पे अन्नदाता दाता को भगवान कहते हैं, वो अंधेरे में कोरोना के टाइम के अंदर भरी ठंड के अंदर बैठा हुआ है, वो वहाँ दिवाली मना रहे हैं। आज वो कच्छ जाते हैं, कच्छ से वो कहते हैं किसान, आप किसानों के पास जाइए, आप किसानों की बात करिए, उनकी बात सुनिए। देखिए, जिसके लिए आपने कानून बनाया है वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सूझवान है, उसको पता ये काला कानून, ये मेरे लिए डेथ पर है। जवाब दीजिए गौरव को कम करके, अजय, मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए गौरव भाटिया, किसानों के पास जाने की जहमत आपके कोई भी नेता और मंत्री क्यों नहीं उठा रहे हैं? गौरव, 1 मिनट, सबसे पहले तो किसान संगठनों से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब परमिंदर जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपने कहा बड़ी हैरानी हो रही है, पूरे देश को भी बड़ी हैरानी हो रही है। मेरा एक सवाल है, ये चित्रा जी जो ऑर्डिनेंस आया था, ये 5 और 6 जून 2020 को आया था, अकाली दल तो हमारे साथ थी। प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा था इन 3 कानूनों से किसानों का लाभ होगा, और इन्होंने छोड़ा कब एनडीए? इन्होंने छोड़ा एनडीए 27 सितंबर को। तो ये जो 3-3.5 महीने में थे, ये क्या बदला? और दूसरी बात, हरसिमरत कौर जी का एक बयान, मैं जब ये 3 कानून आए उसके बाद पढ़ देता हूं, परमिंदर जी जवाब देंगे। उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं, कोट कर रहा हूं, ये ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं मोदी साहब, इसमें लिखा है कि किसान को आजादी देश भर में है, वो अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, पूरी आजादी है उसको। अपनी फसल किसान जहां उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिल रहा है, वहां वो बेच सकता है। समर्थन किया था। तो इसलिए ये जो यूटर्न मारे जा रहे हैं ना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जिन्होंने एक कानून जो है वो लागू कर दिया दिल्ली में, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। अकाली का मैं बता चुका हूं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे यूपीए में, वो खुद मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बात थी। तो आज विरोध किस बात का है? क्या भारत की जनता और किसान ये नहीं पूछेगी? सरकार की भाषा, उसके बाद इस्तीफा देने के साथ ही विपक्ष की भाषा, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना जो आरोप गौरव भाटिया लगा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये विषय राजनीति का नहीं है। हमें राजनीति से उठकर जो सच्चाई की बात करनी है, देश के लिए बड़े चिंता का विषय है। जो गौरव भाटिया जी बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रालय में हैं, ये बहुत बढ़िया है, तो आगे सारे मंत्री करते हैं। इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, उसकी तो डिस्कशन नहीं हुई कहीं पे भी। उसके बाद पहले मेरी बात पूरी होती है। उन्होंने जो कानून है इसको लेकर किसानों के पास गए, किसानों से डिस्कस करा, किसानों ने अपनी शंकाएं जाहिर करी। उन शंकाओं को लेकर सुखबीर सिंह बादल सरकार के पास जाते हैं और सरकार और किसानों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। जब वो अपने किसानों की बातों को, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती, तो मजबूर होकर हरसिमरत कौर बादल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। मजबूर होकर सुखबीर सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी से अलायंस को तोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं,
जब ये अलाउंस हुआ था बिना शर्त पे हुआ था, बिना किसी राज पे हुआ था, और आज ये अलाउंस टूटा है तो देशवासियों के लिए जिन लोगों ने उन्हें चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजा है उनका फर्ज बनता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कृषि कानून लाते समय क्या आप लोगों की राय नहीं ले गई थी? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भले ही मंत्री हो शामिल, आपकी पार्टी हो, लेकिन किसी की भी राय नहीं ली गई? किसी की भी राय नहीं ली गई। ये डिक्टेटरशिप पार्टी है। देखिए धीरे धीरे पूरे देश के अंदर गलत कह रहे हैं, जानकारी पूरा देश तो फिर वो बयान जो हरसिमरत कौर ने दिया था उसके बाद गौरव भाटिया जिसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। आप वहाँ कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, आप कभी खालिस्तान का नाम देते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ दिल्ली पुलिस लगी हुई है, वहाँ BSF लगी हुई है, वहाँ CRPF लगी हुई है, वहाँ CID लगी हुई है, वहाँ इंटेलिजेंस है, CID है, रॉ है। आपको कौन सी शक्तियां काम कर रही है? क्या पता सरकार इस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये सरकार का काम है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज और शांति प्रदर्शन को खत्म करने की साजिश के पीछे। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया कि अगर देश को बांटने वाली और देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं तो पकड़ के क्यों नहीं जेल में भेज देते हैं आप लोग? चित्रा जी फिर से एक एक करके उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव, इनको किसान विपक्ष बता रहा है, लेकिन ये लोग जेल में ही हैं। जेल में क्यों हैं? क्योंकि एक मजबूत सरकार है जिसने कार्रवाई करी और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। किसानों के बीच बैठे हुए हैं जिन पर आपका टारगेट है, वो उनकी बात कर रहे हैं। चित्रा जी मैं एक एक करके उत्तर दे दूंगा तो बेहतर रहेगा। आपने एक सवाल पूछा, मेरी तो यही कोशिश है कि उसका उत्तर दूं। आप देखिए दो भागों में बांट दीजिए। एक किसान आंदोलन उन लोगों का है जो किसान है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारा गुरूर है, हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है। उनसे बातचीत भी होगी और पूरी कोशिश की जाएगी उनकी जो सही मांगे हों या तो उनको मना लिया जाए या मान लिया जाए, और उसका क्रम जारी है। लेकिन किसानों के बीच में जो बहरूपिये घुस रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के लिए नारे लगाते हैं मार डालो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, उनको कोई हक नहीं है कि किसानों के बीच में किसी और कुकर्म के लिए कहें इन्हें छोड़ा जाओ, जो मान नंबर 6 है। दूसरी बात, अकाली दल के नेता यहां पे हैं, आपको तो श्रेय लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ये आंकड़े दिए, आप सरकार का हिस्सा है। MSP पे चित्रा जी धान 5 साल जो यूपीए के थे उसमें 2 लाख करोड़ का लिया गया, हमने 5 लाख करोड़ का धान खरीदा, 2.5 गुना ज्यादा। जो गेहूं था वो यूपीए में 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का लिया गया, हमने 3 लाख करोड़ का लिया। आप भी हिस्सा थे। आप श्रेय लेने की बजाय कि किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, हम उनके सम्मान की रक्षा करते हैं, आज बिना कोई प्रावधान बताए केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में चुनाव है, और तब भी पंजाब की जनता आपको सबक सिखाएगी। आप देखिएगा कमल खिलेगा वहां पे भी, क्योंकि हमने किसानों का आपको देश दिखाएगा। सर कमल को खिलाने में किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है गौरव भाटिया जी। 14 के मुकाबले 2019 में आप लोगों को 8% किसानों के ज्यादा वोट मिले। अगर उस पर भी 20 दिनों से किसान डटे हुए हैं और समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है सरकार, तो सवाल तो उठेंगे भी और पूछे भी जाएंगे कि आखिर बातचीत ही अगर हल है तो 6 दौर की बातचीत के बाद भी समाधान क्यों नहीं निकला। और वहीं दूसरा सवाल किसान आंदोलन को लेकर भी कि क्या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर किसान ही आपस में बटे हुए हैं। यही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कच्छ के रण में है, वहां से किसानों को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि क्या अगर कोई दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट आपसे करता है तो आपकी भैंस को लेकर जाता है क्या। इस तरह की तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र को आधुनिकता से जोड़कर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, लेकिन विपक्ष लगातार उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी विषय को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से गुजरात के कच्छ का रुख कर लेते हैं। गोपी मनियार मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। गोपी, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री ने आज ये जो किसानों को लेकर बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि पिछले 1.5 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप लगातार वहां पर कवरेज करती रही हैं और प्रधानमंत्री को बतौर चीफ मिनिस्टर भी क्या क्या काम उन्होंने कच्छ के रण में किया है ये भी देखा है आपने। वहां के किसानों की जिंदगी को बदलने का काम वहां की सरकार की ओर से कैसे किया गया बीते 20 सालों में, बताइए हमारे दर्शकों को आप।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से अगर गुजरात के किसानों की बात की जाए तो गुजरात के किसानों की जो तस्वीर है वो काफी हद तक बदली है। क्योंकि अगर बात की जाए बनासकांठा की, तो बनासकांठा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो किसान है वो सीधा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो फसल आती है वो सीधी कंपनी लेती है और उसके जरिए वो मुनाफा कमाते हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिले हुए हैं, गुजरात के किसान जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया था। तो किसान को, क्योंकि किसान ने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, उसे मॉडर्नाइजेशन की ओर ले गए हैं और कम मेहनत में ज्यादा कमाई के जरिए उन्होंने ढूंढे हैं। तो ये सारी चीजें गुजरात के अंदर हुई है। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ से कच्छ की जमीन से बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री ने 2001 का जिक्र किया कि जब भूकंप हुआ था, भूकंप के बाद, क्योंकि उन्होंने उस दिन को भी याद करवाया कि वो 15 दिसंबर था जब 2002 में हमारी सरकार बनी थी और उस दिन जब चुनाव का नतीजा आया था तब बीजेपी जीती थी। और आज 15 दिसंबर 2020 है। गुजरात पूरी तरीके से बदल चुका है। चाहे भूकंप के बाद कच्छ की बात की जाए तो यहाँ पे जहाँ पहले सड़क नहीं थी वहां सड़क आ चुकी है, पूरी तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए किसानों के साथ साथ इंडस्ट्रीज भी इस तरीके से डेवलप की गई है। तो वही अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क भी यहाँ पे आ रहा है। तो उसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री के जरिए किया गया। पीएम मोदी ने आज यही बड़ा संदेश देश भर में देने की कोशिश की है। अब मैं सीधे अजय उमर जी आपके पास आना चाहूंगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार अपनी पैनी नजर हर एक खबर पर बनाए रखते हैं। आज उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 1.5 दशक में 1.5 गुना बढ़ोतरी किसानों की आमदनी में हुई है गुजरात में। इसको कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को आप, क्योंकि वहां के जरिए, वहां की जमीन से उन्होंने पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों के तमाम किसानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि अगर ये कृषि कानून आया है तो ये आपके हित में है। आप कैसे समझाएंगे अजय जी? देखो, जो गोपी ने जो बात कही ना उसको ही मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसे बनासकांठा है, डीसा एरिया है, वहां पर ये टेबल टॉप पोटेटोज जो है, जो मैकडोनाल्ड है, पेप्सिको कंपनी है, ले है, ये पोटेटो चिप्स के लिए उसका इस्तेमाल करती है। उन्होंने 400 हेक्टेयर जमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों से ले ली है और उनकी यील्ड जो है वो बढ़ाई है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट आया है, उन्होंने किसानों को एक वादा किया था कि हम आपको मिनिमम इतना प्राइस देंगे, उससे कहीं 30-35% उम्मीद से ज्यादा किसानों को मिला है इस रीजन के अंदर। सो डीसा के किसान, बनासकांठा रीजन के किसान जिसका गोपी जिक्र कर रही थी, उनको मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काफी फायदा हुआ है और काफी फार्मर्स आए भी हैं। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो एग्रीकल्चरल जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो सिर्फ 5% था। वो 5% से 20% ले जाने के लिए उन्होंने पैटर्न को चेंज किया। उन्होंने कृषि महोत्सव किए, उन्होंने जो पंच शक्ति का प्रोग्राम था उसमें जल शक्ति, फिर कृषि शक्ति, फिर ऊर्जा शक्ति, जिसका आपने उदाहरण देखा कि सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और ये कच्छ रीजन है, वहां पर आज टाटा, अदानी, टोरेंट और अंबानी, इन 4 के 3000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स हुए, क्योंकि पोर्ट रिलेटेड इकोनॉमी जो है वो पूरी वहां से डेवलपमेंट हुई। गुजरात के पास 1609 किलोमीटर की पोर्ट इकोनॉमी जो है वो डेवलप हुई, जहां रिलायंस की रिफाइनरी भी आई। तो दूसरा, मोदी जी ने क्या किया कि गुजरात की क्रॉप पैटर्न बदल डाली। जैसे पहले गुजरात में पैडी यानी गेहूं और चावल ज्यादा उगते थे, उसकी जगह कैश क्रॉप जो है वो ज्यादा उगने लगे, ऑयल सीड्स ज्यादा उगने लगे, पल्सीज, सीरियल्स, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ठीक है, टोबैको और गन्ने, ये जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी वजह से, नर्मदा प्रोजेक्ट की वजह से किसानों की इनकम जो है वो भी बढ़ी है और जीडीपी में उसका योगदान भी बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव बात जो मुझे साथ में कहनी है कि अरुण जेटली ने जो प्रॉमिस किया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जिसकी वजह से किसानों की जो भी प्रोडक्शन है वो मंडी में, जैसे दिल्ली में चली जाएगी या बाकी स्टेट्स में चली जाएगी। जैसे आज भी गुजरात के टमाटर, गुजरात के ऑनियंस या गुजरात के पोटेटोज वहां मंडी में जाने से पहले उसका लॉजिस्टिकली खर्च इतना बढ़ जाता है कि कई बार उनको रोड पे फेंकने का भी टाइम आता है। तो ग्रीन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है वो अभी गुजरात में पूरा नहीं हुआ है, बट अदरवाइज क्रॉप पैटर्न बदली है और जिससे किसानों को फायदा हुआ है।
और उसी किसानों के फायदे को गिनाते हुए आज पीएम नजर भी आए हैं। लेकिन सवाल यह है, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की भौगोलिक जो स्थिति होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। पंजाब के किसान बेहतर स्थिति में है, लेकिन वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इस कृषि कानून का, और उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए हरियाणा के और फिर आसपास के तमाम राज्यों के किसान भी चलते हुए। जल्दी से उसके बाद में फौरन अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं परविंदर जी से टिप्पणी लूंगी। जल्दी से अजय जी। चित्रा, पंजाब के किसानों ने क्रॉप पैटर्न नहीं बदली, गुजरात के किसानों ने क्रॉप पैटर्न बदली और उससे उनको काफी मुनाफा हुआ। मैं इसको कहता हूँ कैश क्रॉप पैटर्न जो है वो गुजरात में काफी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। धन्यवाद। तो क्रॉप पैटर्न को बदलने से किसानों को फायदा होता है और उसी आधुनिकता को लाने की कोशिश परविंदर जी अगर की जा रही है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, अगर सरकार बहुत सारे मामले में झुकती हुई नजर आ रही है तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगर किसी भी मुद्दे पर, और वो भी जब देश की संसद से पास किया गया कोई कानून हो सर, क्या उसको सिर्फ ये कह देना नहीं आप वापस लीजिए, इससे तो कम मंजूर नहीं है, हम जिद पर हट पर अड़े रहेंगे, ऐसे भला बात कहां बनती है परविंदर सेठी जी? किसान बहुत फ्लेक्सिबल है मैडम। आप देखिए देश का किसान बड़ा गरीब है, वो बीज भी कर्ज पे लेता है, खाद भी कर्ज पे लेता है। जब उसकी फसल खड़ी होती है तो उसका शोषण होता है। उसको वो कहता है जी मैं इतने पैसे दूंगा, वो कहता भैया जितने देने थे मैं अपने घर जाऊं। जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं उसके अंदर 2 एकड़ 1 एकड़ वाले किसान है, जैसे उसको बहुत सारे किसानों की जमीन को ले लिया जाएगा लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, उसके बाद उसका शोषण होगा। उसके अंदर देखिए पहले तो ये प्रावधान था, ये बिल बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब सरकार ने माना कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अब किसान ये कहता है कि जब उसके कमियां हैं तो आप नए सिरे से हमारे को बीच में बैठाकर हमारे बेनिफिट के लिए आप बनाइए, जैसे आप बनाएंगे हमारा कंसेंट भी रखिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए। इसमें जिद वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो सुझाव मांग तो रहे हैं और सुझावों के आधार पर ही परविंदर जी उन्होंने तमाम फेरबदल करने का आश्वासन भी लिखित में दिया है। अगर आप इस बात को बड़ा लंबा ना खींचें, शॉर्टकट में 7 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट निकलता है। गृह मंत्री जी डिसाइड कर रहे हैं, गृह मंत्री जी बैठे और किसानों को देखिए, अगर आप किसानों की बात मानेंगे आप छोटा नहीं होंगे, आपका कद बढ़ेगा, आपका पूरी दुनिया के अंदर कद बढ़ेगा और लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस किसानों की बात मानेंगे तो आपका कद बढ़ेगा ही, छोटा नहीं होगा। परविंदर सेठी गिना रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हमारे देश में करीब 13 करोड़ किसान परिवार हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पे ज्यादा किसान परिवार हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की सरकार सभी किसानों का हित जो है देखेगी। कई ऐसे किसान संगठन हैं जो समर्थन में भी सामने आए हैं। और अभी परमिंदर जी कह रहे थे कि कमियां हैं क्योंकि हमने कुछ मांगे जो किसानों की आई वो मान ली। नहीं, जब ये कानून आए तब बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर और उत्तम बन सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि एक सकारात्मक सोच ये सरकार रखती है। तीसरी बात, सेक्शन 5 क्या कहता है? इन 3 कानूनों का कोई एमएसपी से लेना देना नहीं है। किसान मंडी में भी बेच सकता है और एक और मार्केट है जिसमें वो करार करेगा तो कह सकता है सेक्शन 5 में कि हम एमएसपी के 100 रुपए ऊपर बेचेंगे, ये सेक्शन 5 है। दूसरा, सेक्शन 8, किसान की जमीन नहीं ली जा सकती, किसी कीमत पे नहीं ली जा सकती, ये एक प्रोटेक्शन है किसान को। सेक्शन 15 कहां पर रह गई? आप तमाम सेक्शन गौरव भाटिया गिना रहे हैं, उसके बावजूद वो किसान इतनी ठंड में भी अड़े हुए हैं। आपको पता है ना कि उत्तर कई इलाकों में ऊपरी बर्फबारी हुई है, जिसकी ठंडी हवा इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में लेकर रखा हुआ है उसने। किसान बीमार भी हो रहे हैं। मेरी बात सुन लेंगे, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आपने तो फिर समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं समझाऊंगा अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने सेक्शन 15 की भी बात करना चाहता था जो कहता है कोई वसूली नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं, मान लीजिए एक वर्ग है, कुछ किसान भाई बहन हैं जिनकी और उम्मीदें हैं, मांगे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि भाई किसान का कानून आए वापस ले लो, सीए आए तो हम मानेंगे, शाहीन बात तय करेगा। ऐसे अगर किसानों से आपकी बातचीत चल रही है तो उसी दरमियान आप बोल देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, तो आप बताइए भरोसा फिर सरकार पर कैसे होगा? मोदी मर जाए, ये किसान है, शर्जील इमाम किसान है, आपको लगते होंगे चित्रा जी,
अगर आपकी नजरों में वो किसान है, आपकी नजर में नहीं मैंने बदल तो सकता। सवाल पूछा ना गौरव भाटिया, आपने फिर वही बात कही। दोनों बोला, तरफ से सवाल पूछना शर्जील मेरा काम इमाम है। उमर खालिद किसान नहीं है, हाँ। जान लीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। मुजरिम है, राजद्रोह में उन पे मुकदमे चल रहे हैं, 1-1 साल से बेल नहीं मिली है हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इनको अब किसान बता रहे हैं नफरत की खेती करेंगे, गेहूं बोएंगे देश विरोधी, और उसके बाद किसान बन के आ जाएंगे। ये सवाल पूछिए, ये सवाल क्या जायज नहीं है? ये परविंदर सवाल सेठी जायज जी, नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोगों की रिहाई की मांग के पोस्टर्स के साथ वहां पर लोग पहुंचेंगे, उसका समर्थन किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका सिरे से खंडन भी नहीं आएगा, तो फिर किसानों को लेकर भी तो बहुत सारे सवाल खड़े ही होंगे। तो इसको लेकर आप लोग उल्टा बीजेपी को कह रहे हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले बैठते ही सबसे पहले इस बात का खंडन किया था, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए और उनके लिए अभद्र भाषा का हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, ऐसे आप लोगों मुद्दे को को मंच मत क्यों भटकाइए। देते हैं आप लोग? हम नहीं देते। ये देखिए, एक बात बताइए, 1000 आदमी का प्रदर्शन होता है, सरकार सुखबीर सिंह बादल 10 लाख किसान बैठा हुआ है, 10 लाख किसान बैठा हुआ है। असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस पे उत्तर दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ परमिंदर जी, ये आप सुखबीर सिंह बादल से बड़े नेता है? बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग है, आपके नेता बता रहे हैं। क्या आप माफी मांग रहे हैं टीवी पे बैठ के? वैसे चेहरा कोई और है, आज तक पे चेहरा कोई और है। सुखबीर सिंह बादल से बड़े नेता है। गौरव भाटिया जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको मेरा आप जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल सुनूंगा भाई साहब। मंथन करने की जरूरत है, आप सुन लीजिए। पहले आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप सुनते क्यों नहीं? आप प्रश्न करें तो मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए प्लीज। मैं होने दूंगा भाई साहब, आप बोलिए। बोलिए। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो देश तो देश हमारी जवाबदारी आपने परमिंदर जी आप माफी मांगिए, सुखबीर सिंह बादल जी से कहिएगा गलत बोला उन्होंने, बोलिए। चलिए अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, माफी मांगिए। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी इतने साल साथ रहे, आपने कैसे बुला दिया टुकड़े टुकड़े? बिल्कुल सही बात कही है शर्जील इमाम जो सही कहा ना, तो अगर हमें देश का बेड़ा गर्क कर दिया हैं तो ये उचित नहीं है। शर्जील इमाम पे आपकी हिम्मत है चित्रा जी, कभी माफ नहीं करेंगे। अब आपने देश की इकोनॉमी को खराब कर दिया, आपने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी। 6 साल आप किसानों को धार्मिक चले गए तो इकोनॉमी खराब हो आप किसान। चलिए परविंदर जी, आप ही से मैं जान लेती हूँ समाधान कैसे निकलेगा। परविंदर साहब, समाधान कैसे निकलेगा? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी दल और इन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए किसानों के हित की बात कर लेते हैं। समाधान का रास्ता क्या है सेठी साहब? सरकार किसानों की बात सुनिए। देखिए, ये धरना प्रदर्शन एक क्रांति का रूप ले चुका है। वो कोरोना के टाइम में इतनी ठंड के अंदर आप उसको दूसरे नाम मत दीजिए प्लीज। जो अन्नदाता है वो भगवान का रूप है। गौरव भाटिया, जल्दी से। समय नहीं है, नहीं तो मैं धार्मिक रूप में भी आपको अन्नदाता का सम्मान कीजिए। आप गौरव भाटिया, ठीक है, मैं बोलूं, छोड़िए, बाकी दलों को छोड़िए, ठीक है, शाम की बात सुनिए। वो शांत हो जाएंगे। बोलिए गौरव भाटिया, जल्दी से। चित्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट आज तक पे कह रहा हूं, किसान भाई बहनों से हमारी बातचीत जारी रहेगी और हम लोग इस मसले का हल भी निकालेंगे। लेकिन अगर कोई देश विरोधी गतिविधियां करता है और इस किसानों के प्रदर्शन में घुसेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की किसान प्रदर्शन में कोई जगह नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि देश विरोधी तत्वों को वो पकड़े, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द बीच का कोई रास्ता निकले ताकि किसानों का भी फायदा हो। और इसी के साथ आधुनिक तौर पर जिस तरह से किसानों को आगे बढ़ाने की बात सरकार की ओर से बार बार कही जा रही है, उस दिशा में हमारे किसान भाई आगे बढ़ सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। देश की जनता की क्या राय निकलकर सामने आई है दंगल में, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या गुजरात के कच्छ से पीएम मोदी की सीधी अपील से खत्म होगा किसान आंदोलन? आपके जो जवाब मिले हैं उनमें 58% ने हाँ कहा है, जबकि 42% ने नहीं कहा है। अब समाधान कैसे आगे निकालेगी सरकार, इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आगे हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ जरूर देखिएगा।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।